नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल और असली लीगल डॉक्यूमेंट की डिकोडिंग करने वाले हैं। ये सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दायर की गई एक द्वितीय अपील है। इसे उत्तर प्रदेश के एक नागरिक शैलेंद्र कुमार सिंह ने दाखिल किया है। आज हम कागजों की इन परतों को हटाकर देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान सिस्टम से जवाबदेही की मांग करता है और कानूनी अधिकारों का असली ताकत के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब सिस्टम जानकारी देने से ही पूरी तरह से कन्नी काट ले। यही इस पूरे मामले का कोर है। एक तरफ है एक आम नागरिक जो पूरी तरह से पारदर्शिता की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जो सवालों से बचता और जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, नागरिक की जानकारी की खोज। दूसरा, नौकरशाही के बचने के हथकंडे। तीसरा, खाली डिब्बे का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण। चौथा, कानूनी अधिकारों की सर्वोच्चता। और अंत में जवाबदेही की ये पूरी लड़ाई। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, नागरिक की जानकारी की खोज। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2026 को, जब पहली आरटीआई अर्जी दाखिल की गई थी। अब नियम तो ये कहता है कि जवाब 30 दिनों में आ जाना चाहिए, लेकिन पूरे 60 दिन बीत जाने के बाद 27 अप्रैल को जाकर डाक से एक अधूरा सा जवाब मिलता है। इसी भारी देरी और अधूरी जानकारी की वजह से आखिरकार 22 मई को ये सेकंड अपील दायर करनी पड़ी। ये जो टाइम लिमिट का सीधा उल्लंघन हुआ है ना, असल में यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी व्यवस्था में आखिर जवाबदेह है कौन। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, तहसीलदार विवेकानंद दुबे और शिव प्रकाश सरोज। फिर आते हैं डीम्ड पीआईओ यानी वो लोग जिनसे जानकारी जुटाने में मदद मांगी गई थी, जैसे एसडीएम रीडर अरुण कुमार सिंह और विजेंद्र यादव। इसके अलावा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के रूप में एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार और नोडल अधिकारी संजय चावला भी इसमें शामिल हैं। ये पूरी की पूरी चेन इस एक अपील के घेरे में आ गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर आरटीआई में मांगा क्या गया था। बहुत ही बेसिक चीजें थीं। अपीलकर्ता ने कुछ चल रहे केस की फाइलों की सर्टिफाइड कॉपीज मांगी थीं। साथ ही धारा 34 दाखिल खारिज की प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसकी एक सिंपल सी व्याख्या मांगी थी। इसके अलावा फाइलों को किस क्रम में आगे बढ़ाया जाता है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, बस यही पूछा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो रोजमर्रा के सरकारी काम करने के तरीके के बारे में सवाल थे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नौकरशाही के बचने के हथकंडे। ये हिस्सा वाकई चौंकाने वाला है। दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि अधिकारियों ने बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, जैसे कि आधिकारिक पत्राचार में अपना नाम ही छिपा लेना, सर्टिफाइड कॉपीज मांगने पर कह देना कि भाई इसके लिए अलग से आवेदन करो, और सबसे अजीब बात, नागरिक को डार्क से सिर्फ 3 पन्ने भेजना, जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर 5 बिल्कुल अलग ही पन्ने अपलोड कर देना। मतलब ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं, बल्कि जानकारी छिपाने की एक सोची समझी कोशिश लग रही थी। और ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा था। अपीलकर्ता का सीधा सा सवाल था, धारा 34 की प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसमें कौन से अधिकारी शामिल होते हैं और टाइमलाइन क्या है। अब इसके जवाब में पीआईओ साहब ने सिर्फ एक लाइन चिपका दी, यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि किसी आम इंसान को प्रक्रिया समझाने के बजाय उसे 200 पन्नों के एक भारी भरकम कानूनी किताब पढ़ने की नसीहत दे दी जाए। इस अपील में एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया है। सवाल यह है कि क्या फाइलों का मैनेजमेंट किसी पारदर्शी सिस्टम से होता है या फिर अधिकारियों की मर्जी यानी उनके विशेषाधिकार से। अपीलकर्ता ने पूछा कि उनकी फाइल 8 महीनों तक 40 से 55 नंबर के बीच ही क्यों लटकी रही, और उसका नंबर अचानक तब कैसे आ गया जब सीधे पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई गई। ये सवाल सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर गहरी चोट करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, खाली डिब्बे का उदाहरण। इस दस्तावेज में डीम्ड पीआईओ विजेंद्र यादव के रवैये को समझाने के लिए एक कमाल का मेटाफोर इस्तेमाल किया है। अपीलकर्ता ने लिखा है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने ऑनलाइन जूते ऑर्डर किए हों और कुरियर से एक खाली डिब्बा मिले, और जब कस्टमर केयर पर शिकायत करो तो वो कहें कि अरे हमने जूतों की फोटो तो आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है ना मजेदार। लेकिन ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे कागजों पर जानकारी देने का दावा तो हुआ, पर असल में नागरिक के हाथ पूरी तरह से खाली रहे। अब बात करते हैं भाग 4 की, कानूनी अधिकारों की सर्वोच्चता। यहां से ये दस्तावेज महज एक शिकायत नहीं रहता, बल्कि कानूनी अधिकारों के एक मास्टर क्लास में बदल जाता है।
अपीलकर्ता ने आरटीआई अधिनियम की धारा 22 का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया है। ये धारा ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आरटीआई कानून बाकी सभी विभागीय नियमों से ऊपर है। इस एक पॉइंट से वो बहाना पूरी तरह हवा हो गया, जिसमें कहा गया था कि प्रमाणित प्रति के लिए अलग से आवेदन करें। जब आरटीआई लग गई है तो सारे रूल्स इसके अंडर ही आएंगे। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये दस्तावेज धारा 5(5) का इस्तेमाल करके बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता। अब होता क्या है कि पीआईओ ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि संबंधित विभाग ने फाइल ही नहीं दी, लेकिन ये धारा एकदम स्पष्ट करती है कि अगर पीआईओ ने किसी दूसरे अधिकारी से मदद मांगी है तो वो दूसरा अधिकारी भी पीआईओ के बराबर ही जिम्मेदार माना जाएगा, यानी डीम्ड पीआईओ। इसी वजह से एसडीएम रीडर जैसे कर्मचारियों को भी सीधी कानूनी जवाबदेही के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इसी कड़ी में धारा 7(9) का जिक्र भी बहुत अहम है। ये कानून कहता है कि जानकारी आम तौर पर उसी रूप या फॉर्मेट में दी जानी चाहिए जिसमें वो मांगी गई है। आप किसी नागरिक को सिंपल सवाल के जवाब में कोई मोटी सी रूल बुक नहीं थमा सकते। अधिकारियों को एकदम स्पेसिफिक सवालों के सीधे और स्पष्ट जवाब देने ही होते हैं, जब तक कि इससे सरकारी संसाधनों का कोई बहुत बड़ा नुकसान न हो रहा हो। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, जवाबदेही की लड़ाई। इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपीलकर्ता ने 5 बहुत ही ठोस मांगे रखी हैं। पहली, समय सीमा पार हो चुकी है, इसलिए प्रमाणित जानकारी अब बिल्कुल मुफ्त दी जाए। दूसरी, भारी देरी और गोलमोल जानकारी देने के लिए पीआईओ पर धारा 20(1) के तहत आर्थिक जुर्माना लगाया जाए। तीसरी और सबसे सख्त मांग, अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई हो और इसे उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर में दर्ज किया जाए। इसके अलावा आगे से हर पत्राचार पर स्पष्ट नाम और हस्ताक्षर होने चाहिए और जो मानसिक परेशानी हुई है उसके लिए मुआवजा भी दिया जाए। ये चीजें दिखाती हैं कि आरटीआई का मकसद सिर्फ कुछ पन्ने हासिल करना नहीं है, बल्कि सिस्टम में बैठे लोगों को उनके काम के प्रति जिम्मेदार ठहराना है। ये पूरा मामला अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता वाकई एक हकीकत है या आज भी सिर्फ एक भ्रम बनी हुई है? सूचना का अधिकार कानून कागजों पर बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच उगलवाने के लिए कितनी लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये इस द्वितीय अपील से बिल्कुल साफ हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से सिस्टम और कानूनी अधिकारों को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा।